नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मेरी तरह मुझे मालूम है आप में से भी बहुत से लोग जब आज सुबह उठे होंगे तो जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी आपने तो आपको बहुत झटका लगा होगा, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार ने बहुत बहुत बड़ी मात्रा में सोना बेच दिया है। जिस देश के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले लोगों से सोना ना खरीदने की अपील कर रहे थे, उन्हीं लोगों को याद आ गया प्रधानमंत्री का वो भाषण, प्रधानमंत्री का वो दावा, जब उन्होंने 2014 में कहा था, देश को मिटने नहीं दूंगा, देश को बेचने नहीं दूंगा। और आज आलम यह है कि 70 साल के इतिहास में, 75 साल, 76 साल, 78 साल, जितना इतिहास आप ले लो, भारत ने पहली बार अपने रिजर्व का सोना बेचा है। हालांकि आरबीआई ने इन बातों का खंडन किया है। आरबीआई ने बाद में ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को फेक बताया है, लेकिन आरबीआई ने जो डाटा इसके एवज में सबके सामने, लोगों के सामने रखा है, वो अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है। उसमें क्लियरिटी नहीं है, इसलिए लोगों को आरबीआई की बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा है। लेकिन आरबीआई ने इसे फेक करार दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, लोग ये पूछ रहे हैं कि 90-91 में जब देश की हालत बहुत बुरी थी, खाने को दाने नहीं थे, तब भी इस देश ने सोना बेचा नहीं था। मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव के कॉम्बिनेशन ने सोना गिरवी रखा था, इंग्लैंड में सोना गिरवी रखा था, और उस पैसे से इस देश को उबारा था। और न सिर्फ उबारा था, उस रास्ते पर चलाया था जिसके दम पर मोदी जी पिछले 10 साल से एक घंटी बजा रहे हैं कि हम विश्व की 4थे नंबर की इकोनॉमी, कभी कहते हैं हम 3रे नंबर की हो जाएंगे, हम विश्व गुरु हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। उस मनमोहन सिंह के गिरवी रखे सोने के दम पर यहां पहुंचे थे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये जो कागज का जो महल है, अंदर से इतना खोखला है कि दरअसल हम जो 3रे, 4थे, 5वें नंबर की विश्व शक्ति या अर्थव्यवस्था का दावा ठोक रहे हैं, अंदर से तो हम कंगाली की हालत में पहुंच गए हैं। मतलब कि देश को सोना बेचना पड़ रहा है। आदमी घर का सोना कब बेचता है? जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, यानी आर्थिक तंगहाली घर को पूरी तरह से घेर लेती है, फिर वो अपने घर का सोना बेचता है। और आज अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही है, अगर मैं कह रहा हूं, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। फिर ऐसे में लोगों को ये भी याद आता है कि यार, एक शख्स है जिसका नाम है राहुल गांधी। उसने तो ये बात 6 महीने पहले मान ली थी, कह दी थी, और तब राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया था। लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। इट इज अ डेड इकोनॉमी। आर यू पीपल नॉट अवेयर ऑफ दिस? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? 6 महीने पहले राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये देश की इकोनॉमी सच में डेड इकोनॉमी। तब याद है राहुल गांधी को देशद्रोही, ये वो सो क्या क्या कहा गया था। आज सच्चाई सबके सामने है। देश की ये हालत पहुंची कैसे? देश की ये हालत हुई कैसे? पिछली सरकारों ने तो अपना काम अच्छे से किया था। पिछली सरकारों ने तो देश को, जो 1990 के दशक में ऊपर को चढ़ना शुरू हुआ था, उसे धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हर सरकार ने ऊपर चढ़ाया था। अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव सरकार, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार। हाथ में गुलदस्ता दिया था सजा के, हाथ में गुलदस्ता। आपने गुलदस्ता भी नहीं, आपको मैं एक वो बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप एथलेटिक्स के शौकीन हैं, ओलंपिक्स या एशियन गेम्स वगैरह देखते हैं, और अगर नहीं भी है तो देखिएगा, इन जो बड़ी गेम्स होती है, इसमें 2 इवेंट बड़े एक्साइटिंग होते हैं। सबसे ज़्यादा इंतज़ार उन 2 इवेंट का रहता है। एक होता है 100 मीटर रेस, जिसमें
दुनिया का या एशिया का सबसे फास्टेस्ट धावक महिला और पुरुष दोनों में चुना जाता है। एक और होता है जो मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत से लोगों को लगता है, वो होता है 100x4 या 4x100 जो आप कह लो, वो रेस जिसमें 4 खिलाड़ी दौड़ते हैं, 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं और जो पहले 3 में लीड बना लेता है, चौथे को वो लीड को जीत की कगार पे पहुंचाता है और गोल्ड मेडल जीतता है। वो मुझे याद आया। ये 4x100 की रेस, जीती जिताई रेस, मोदी जी कैसे हार गए। रेस की स्टार्टिंग होती है 90 के दशक में नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह के कॉम्बिनेशन से। फिर दूसरी बैटन पहुंचाई गई अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में, जो लीड वहां ली उन्होंने, रेस को अच्छे से स्टार्ट किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सेकंड लैप में उसको आगे बढ़ाया। थर्ड लैप में मनमोहन सिंह सरकार, उन्होंने इस जीत का जो डिस्टेंस है औरों के मुकाबले कहीं आगे निकल गए थे और चौथी लैप के लिए बटन पकड़ाई गई नरेंद्र मोदी जी को कि मोदी जी अब आपकी जीत सुनिश्चित है, जीतिए, आप सच में विश्व गुरु बनिए, अर्थव्यवस्था को तीसरे, चौथे, पांचवें, दूसरे जहां पहुंचा सकते जितनी आप कोशिश करें पहुंचाइए, लेकिन हमने आपको पूरी रेस जीत के दे दी है, आखिरी लैप आपको पूरा करना है। मोदी जी ने आखिरी लैप शुरू किया, लेकिन मोदी जी उन खिलाड़ियों में से निकले जो वक्त से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। मोदी जी ने जैसे ही रेस दौड़नी शुरू की, उन्होंने वहीं से जश्न मनाना शुरू कर दिया, अपनी 56 इंच की छाती दिखानी शुरू कर दी, विश्व गुरु का तमगा दिखाना शुरू कर दिया, हम तो इस नंबर की इकॉनमी बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। जोश जोश में पता ही नहीं चला आप रेस में कहाँ पीछे छूट गए, आप ट्रैक से ही उतर गए। रेस तो छोड़िए, रेस में कंपटीशन में तो रहने का छोड़िए, आप ट्रैक से उतर के ही कहीं और चले गए और बाकी लोग रेस जीत गए। आज आलम यह है कि आप उस रेस में, जिस रेस में पहले 3 खिलाड़ियों ने आपको नंबर 1 पोजीशन पे था, आप उस रेस में सबसे फिसड्डी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप और हम जानते हैं, पिछले कितने दिनों से क्लियर दिख रहा है कि पिछले कई वक्त से एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग अगर किसी की इकोनॉमी है तो भारत की है। वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी किसी की है एशिया में तो वो भारत की है। बांग्लादेश, पाकिस्तान ये तक आपसे आगे निकल गया और आप इसी गलतफहमी में रह गए कि हमारे तो बड़े बड़े दोस्त हैं, हम तो विश्व गुरु हैं, हम जहाँ जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं, हम तो छाए हुए हैं, हम तो तीसरे नंबर की इकॉनमी बनने वाले हैं, बस दुनिया हमारे कदमों में है। ये हकीकत इनको मालूम था, दिखाया हमें ये जा रहा था और आज सच्चाई सामने आई। अब मैं दरअसल आज के टॉपिक पे आता हूं। मैं ये सारी भूमिका क्यों बांध रहा हूं? क्योंकि जिस आदमी ने ये चौथा खिलाड़ी सिलेक्ट किया ना, जिसने जबरदस्ती टीम में किसी और को आना था, लेकिन उस आदमी ने चालाकी से किसी और को टीम में डाल दिया, नरेंद्र मोदी को उस जगह पर टीम में डाल दिया और साथ में एक छोटा मोदी भी उसी में शामिल कर लिया, लेकिन मेन खिलाड़ी नरेंद्र मोदी डाल दिया, जबकि होना किसी और को था। वो सेलेक्टर बहुत चालाक था। हम सब ने बहुत बार बात की है कि ये जो आज हालत है, जो हम ये रेस हार रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ा कारण है अन्ना हजारे और उनका आंदोलन। अन्ना हजारे की गैंग, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये सारे लोग, बहुत बार बात करें लेकिन कभी इस शख्स का जिक्र कम किया जाता है। लेकिन आपको मालूम है ये शख्स कहाँ है आजकल? कोई ढूंढ के बता सकता है? अगर आप में से बहुत से लोग भूल गए हो इन्हें या युवा हैं जो नहीं जानते, तो मैं बता दूं, इस शख्स का नाम है विनोद राय। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और गैंग, उनसे कहीं ज्यादा बड़ा गुनाहगार आज देश की इस हालत का ये शख्स है। यह शख्स है जिसने प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया संघ को और अन्ना हजारे को। ये वो शख्स है। ये मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में CAG हुआ करते, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यही वो शख्स है जिसने 2011-12 में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और कोल स्कैम का कहा भांडाफोड़ किया। देश को बताया कि इन 2 स्कैम में गलत अलॉटमेंट की वजह से इस देश को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है
और इस देश में एक माहौल बना दिया कि मौजूदा मनमोहन सिंह सरकार देश की भ्रष्टतम सरकार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये इस शख्स ने उसकी बुनियाद डाली थी, विनोद राय। आज क्या हुआ? 2G स्पेक्ट्रम केस में सब बरी, कुछ नहीं निकला। कोल स्कैम में सब बरी, कुछ नहीं निकला। लेकिन हुआ कब ये सब? 2020 के बाद। और ये शख्स ने गेम कब खेली? 2011-12 में। और वो मैदान साफ किया, उस पे होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे का चेहरा, संघ का पैसा और संगठन और केजरीवाल एंड गैंग, पूरी टीम, उसमें से निकला नरेंद्र मोदी। एक बड़ा मोदी, एक छोटा मोदी, अरविंद केजरीवाल। वो किस्मत खराब थी कि बीच में इन दोनों रेप्लिकाज की आपस में नई बनी नई पटी, तो आज केजरीवाल जी तो फिर राहुल गांधी की शरण में आ गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए दरअसल ये कहा जाता है कि मोदी जी को सत्ता में बिठाने के लिए या बीजेपी को सत्ता में बिठाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा गया, और जिसके कर्ता धर्ता ये विनोद राय थे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बीजेपी को सत्ता में बिठाने के अलावा ये बहुत बड़ा प्रपंच था राहुल गांधी को सत्ता से दूर रखने के लिए, क्योंकि ये सब जानते थे कि 2014 में फिर यूपीए सरकार रिपीट होगी और चेहरा राहुल गांधी हो गए, क्योंकि वो चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। सब जानते थे। मनमोहन सिंह सरकार ने इस आदमी के झूठे आरोपों पर अपने मंत्रियों को, अपने सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों को जेल तक भेजा, ताकि उनकी क्लीन इमेज जो है वो बरकरार रहे। लेकिन इतना तकड़ा ताना बाना बुना गया था और उस पर फिर वो अन्ना हजारे का तड़का लग गया कि लोगों को लगा कि सही में करप्शन तो इस देश में चरम पर है और यही हमारे पालनहार है, यही हमको बचाएंगे, यही गैंग हमको बचाएगी। अब तो मोदी जी हैं जो हमारे पालनहार हैं। क्या हुआ? सत्ता में आ गए। फिर इसी दौरान में ये जो एक कहा गया कि भाई अभी तो सत्ता हासिल कर ली, लेकिन जल्दी निकल जाएगा, सच्चाई ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। तो शुरू किया प्रपंच नंबर 2, चैप्टर 2। उस चैप्टर का पहला हिस्सा क्या था? मोदी जी जो भी करें उसको इतना बढ़ा चढ़ा के करो कि भाई लोगों को लगे कि ये क्या हो रहा है, लोगों को विश्वास ही ना हो। पौराणिक कथाओं की तरह इतना कुछ बुन दो कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। उसके लिए देश का पैसा खर्च होता है, होने दो। देश का पैसा खूब कमा के दिया हुआ हमको, खूब देश को मजबूत बना के दिया हुआ, खूब खर्चो। 80 करोड़ को मुफ्त राशन दे दो, हजारों करोड़ की एडवर्टीजमेंट दे दो, मीडिया को खरीद लो, सब कर लो, फ्री स्कीम्स दे दो, फ्री बीज बांट लो, कुछ भी कर लो। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2, चैलेंजर को जमीन में एक तरह से दफन कर दो। राजनीतिक रूप से उस आदमी को, चैलेंजर को दफन कर दो। उसके लिए भी क्या फर्क पड़ता है? देश के पास बहुत पैसा है, पब्लिक का बहुत पैसा हमारे पास है, खर्चो हजारों करोड़ रुपया और कुछ दोस्तों से मदद लो। उसके एवज में दोस्तों को सारी जिंदगी इतना कमवा देंगे कि उनकी 10 पुश्तें चैन से खा लेंगे। और शुरू हुआ राहुल गांधी को बदनाम करने का, राहुल गांधी की इमेज खराब करने का काम। ये 2 प्रपंच नंबर 2 के 2 चैप्टर थे और उन पर काम शुरू हुआ। और पैसा किसका इन सब पे लगा? पैसा लगा मेरा, आपका, पब्लिक का पैसा, इस देश का पैसा। 19 हार गए थे, ऑलमोस्ट हारा हुआ चुनाव था। राहुल गांधी का चौकीदार चोर है नारा चुभ गया था। सही में आपको बताऊं, चल गया, पत्ता चल गया। फिर हो गया, पुलवामा हो गया और गेम पूरी पलट दी गई। हारी गेम, बीजेपी जीत गई। कहा यार ये तो बढ़िया है, ये जो प्रपंच है, ये जो पीआर का मामला है, ये जो दिखावे का मामला है और राहुल गांधी को बदनाम करने का मामला है, तो काम करता है भाई।
कंटिन्यू करो, इसको और बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, खूब बढ़ा। लेकिन सपने में नहीं सोचा था कि ये राहुल गांधी, जिसे हम सोने के स्पून से खाने वाला बच्चा समझते थे या ऐशो आराम से जीने वाला इंसान समझते थे, ये सड़क पे उतर जाएगा, पैदल चल पड़ेगा, देश को पैदल नापेगा। ये अनएक्सपेक्टेड है, उन्होंने सपने में नहीं सोचा था और राहुल गांधी ने वो कर दिखाया और एक झटके में हजारों हजार करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया इनका। इमेज क्लीन। फिर जो कोशिश थी उस कोशिश को राहुल गांधी फांप गए कि ये तो संविधान को बदलने की ताक में है भाई, ये तो इस देश की रूह को घायल करने की ताक में है भाई। पब्लिक के सामने, लोगों के सामने राहुल गांधी ने रखी ये बात कि भाई ये संविधान बदलना चाह रहे हैं, अगर ये 400 पार की बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी गेम नहीं है। लोगों को पहला झटका लगा, समझ में आया और 240 पे रोक दिया। बस वहीं से गेम बिगड़नी शुरू हुई। फिर वही प्रपंचों के जरिए कोशिश की गई, उस कोशिश में कुछ कामयाबियां मिली, फिर साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किए गए। कुछ राज्यों के चुनाव जीते, अनएक्सपेक्टेड जीते हुई, लगा कि चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएंगी, इनको उम्मीद थी। लेकिन वो तो एक ज़िद्दी आदमी है ना, हाफ सन की आदमी है राहुल गांधी, उसे ये नॉर्मल आदमी समझ बैठने की गलती कर बैठे। वो आदमी सच का और जिद का पक्का आदमी है और जो सच और जिद के लिए लड़ता है वो आदमी सनकी ही होता है। उन्हें समझ में नहीं आया वो किससे लड़ रहे, वो कहाँ मानने वाला था। अपनी लड़ाई जारी रखे, पार्टी साथ आए ना आए, मैं तो लड़ता रहूंगा, खड़ा रहूंगा, दम है कुछ करके दिखा लो। 3 दर्जन केस कर दिए, सदस्यता तक ले ली, कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगा। और उस लड़ाई का नतीजा आज ये है कि धीरे धीरे अपने सभी चीज़ों में वो कामयाब हो रहे हैं। पार्टी भी बदल गई, इंडिया जो गठबंधन है, अपोजिशन जो उन्हें हल्का ले रहा था, आज सब के सब राहुल गांधी के सामने नतमस्तक होने को तैयार हैं। आज की डेट में सरकार अगर किसी से घबराती है सबसे ज़्यादा, तो वो 2 ही शख्स से घबराती है, बता रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में। मोदी जी अगर घबराते हैं किसी से, 2 इंसानों से ही घबराते हैं। एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं राहुल गांधी। डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए घबराते हैं कि पता नहीं कब क्या खोल दे, वो क्या राज खोल दे, क्या बोल दे। और दूसरा राहुल गांधी से कि राहुल गांधी के हाथ आज पता नहीं क्या लग गया, अब फिर क्यों किसी मुद्दे पर मुझे घेरेंगे। लीपापोती किया जाता है। फिर आजकल धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़े हैं राहुल गांधी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में चेयरमैन और सेक्रेटरी उसके सीबीएसई बोर्ड के हटा दिए जाते हैं और राहुल गांधी फिर ये ट्वीट करते हैं कि ये कोई मजाक बना रखा है। इन्हें ये गलत फहमी हो गई कि राहुल गांधी यहीं रुक जाएंगे, राहुल गांधी ये सब छोड़ेंगे। राहुल गांधी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। अब तो उन्हें मोदी जी की दुखती रग पता लग गई है कि कहाँ जाना है। अब अगर फिर से वापस लौटता हूँ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में रत्ती भर भी सच्चाई है, रत्ती भर भी सच्चाई है। तो जो भी आगे सरकार बनाएगा, गैर बीजेपी जब भी सरकार बनेगी, मेरी उनसे अपील है और मुझे मालूम है आप लोग मेरे साथ हैं, मेरी और मेरे दर्शकों के बिहाफ पे मेरी अपील है कि जब भी आपकी सरकार बनाए, इस शख्स को ढूंढ के हिसाब किताब ज़रूर कीजिएगा इससे, क्योंकि ये शख्स सीएजी के तौर पर जो इस देश का कबाड़ा कर गया, सच्चा होता तो ये देश का सपूत था। सब झूठ निकला और ये मैं नहीं बोल रहा झूठ, खुद इन भाई साहब ने 2021 में माफ़ी मांगी। तब के कांग्रेस के जो नेता थे संजय निरुपम, उनसे माफ़ी मांगी क्योंकि इनकी किताब आ रही थी कि कहा कि मैंने झूठ बोला था। कोर्ट ने भी कहा कि इन सब जो भी मामले हैं इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ दम ही नहीं, सबको बरी कर दिया गया। और ये भाई साहब तब से लेकर अब तक खूब मलाई खा रहे हैं। सरकार आते ही इन्हें सीएजी के बाद ये बना दिए गए चेयरमैन बैंक्स बोर्ड, उसके बोर्ड ऑफ बैंक बोर्ड, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, शायद मैं भूल गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो, हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया गया इनको। उसके बाद फिर उससे भी बड़ी मलाईदार पद मिली, इन्हें बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, वहाँ पर बीसीसीआई में तो आपको मालूम है माल ही माल है, मलाई ही मलाई है। जब वो पूरा हुआ तो आजकल जनाब 2022 से सुना है यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स एंड
यूएस पैनल ऑफ यूएस नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूएन यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं 2022 से, चेयरमैन के तौर पर। साथ ही रेलवे बोर्ड के भी, इंडियन रेलवेज के भी एडवाइज़र हैं। तो ये तो जब से रिटायर हुए तब से सिर्फ मलाई के अंदर, मलाई का पूरा उनका वो है, उसमें बैठे हुए हैं, उसी में नहाते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सब कुछ करते हैं। इसलिए मैंने कहा जो गैर बीजेपी सरकार बने, रिक्वेस्ट है इस शख्स का भी हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप भी दीजिएगा। आप क्या राय रखते हैं इस शख्स के बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं। और प्लीज़ उन 30% लोगों का जो मेरे सब्सक्राइबर है, वीडियो देखते हैं, उनका इस दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। और वो 70% जो मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल के सब्सक्राइब का बटन दबाइए। सिर्फ आधा सेकंड का काम है, आपका कुछ खर्च नहीं होगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। हाँ, अगर आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सुपर थैंक्स या जॉइन बटन के ज़रिए हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नमस्कार।